सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ जी, आज आप क्या टिफिन फिर लेकर आई हैं? ऐसा दिख रहा है हमें। देखिए, हम खाने की बात नहीं करना चाहते, बट दिख रहा है सामने, क्या करें? करें क्या, मतलब पूछ लिया तुमने तो अब बता ही देते हैं कि भाई जो कुछ भी है आज की तारीख में तो बहुत पोषण से परिपूर्ण है। क्योंकि सप्ताह शुरू हो रहा है तो हम सब जागरूक हो जाएं। हाँ, ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो खुद भी तो जागरूक होना जरूरी है ना बिटिया। बिल्कुल। तो बस, और उसी के व्यंजन भी बताएंगे, यानी मिलेट्स के व्यंजन बताएंगे। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात कर रहे थे ना? यही तो हम कह रहे हैं, हमारे साथी समझ भी चुके हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक चलता है और इसका मकसद पोषण का महत्व बताना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक से हमें समझ आता है कि हमारे जीवन में एक बैलेंस्ड डाइट का होना कितना आवश्यक है। भैया, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है और बाकी चीजें उन लोगों ने नहीं लिखकर भेजी हैं, क्योंकि आज हम जिन सखी विशेष के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, है ना? उनका नाम है मंगलाबाई थम्पुरट्टी और बहुत कम लोग इसलिए जानते हैं कि उनकी सिर्फ उन्होंने 84 वर्षों तक पेंटिंग की है। 84 वर्ष की होते तक ना, मतलब लेकिन इस उम्र तक उन्होंने पेंटिंग की है और बहुत असंख्य की है। मतलब कई, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा की थी। बिल्कुल, लेकिन बहुत कम सामने आई हैं, सिर्फ 5 ही आई हैं सामने। इसलिए ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते, शायद या जानते भी होंगे, मतलब नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनकी मतलब कहना चाहिए कला है और जितनी विकसित रही है और जितनी उन्नत है, उतना हमारे सामने नहीं आया है, तो जाहिर है कि हम नहीं उतना जानते हैं उनके बारे में। तो आज उनके बारे में बताना हमें भी अच्छा लगेगा और साथियों आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे भी कलाकार होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, है ना? और इसके अलावा कह सकते हैं कि उनकी सहनशीलता बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होनी चाहिए, जिस पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ। पर क्योंकि पोषण सप्ताह है, खाने पीने की बातें हो रही है, अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, तो क्यों ना उसकी ही हम बात करें पहले। मतलब पोषण हो तो अच्छा हो सकता है, स्वाद की बात अलग है, लेकिन अच्छा तो होगा ही, है ना? और अगर अच्छा पोषण मिलता है किसी को, हर व्यक्ति के लिए तो जरूरी है। और जिसे भी अच्छा पोषण मिलता है, उचित पोषण मिलता है, तो वो शारीरिक रूप से ही नहीं, अगर नहीं मिलता है तो वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए भाई सही पोषण जरूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें उचित पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए और इसी वजह से उन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह के व्यंजन उन्हें खाने चाहिए, किस तरह के पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, स्वस्थ आहार क्या होता है, स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है, ये सब अपनाया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम बार बार बात कर चुके हैं कि 1 से 7 तारीख तक होता है। इसकी शुरुआत मार्च 1973 में अमेरिका डाइटेटिक एसोसिएशन के सदस्यों ने जो इसको किया था, डाइटेटिक्स जी, और अब इसका नाम पोषण और आहार विज्ञान अकादमी हो चुका है। और इस एसोसिएशन के सदस्यों ने आहार विशेषज्ञों के महत्व और पोषण से जुड़ी शिक्षा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सप्ताह मनाने की पहल की थी। बिल्कुल, और हमारे देश की अगर हम बात करें तो 1982 में पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, सप्ताह को मनाने की शुरुआत की गई। और पोषण के महत्व लोगों को बताया जाता है कि भोजन में किस तरह की चीजें होनी चाहिए, अच्छा पोषण से भरपूर भोजन लिया जाए जिसमें शरीर को जो प्रोटीन जरूरी है, वसा की मात्रा जरूरी है, विटामिन जरूरी है, बाकी में किस तत्व की ज्यादा जरूरत है ये पता चले। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। और हमारे साथियों ने भी बहुत सी बातें इसके बारे में लिख भेजी हैं। इन्होंने लिखा है कि बच्चों को विकास के दौरान प्रोटीन, कैल्शियम, स्वस्थ वसा, आयरन, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी पोषक तत्व शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ शरीर की लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। प्रोटीन खास तौर से भाई। और हमारे एक साथी कहते हैं कि भारतीय समाज स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियां निरोगी रहें, इसके लिए हर वर्ष देश भर में पोषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है। स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होता है। इस बात को जानते हुए भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान
चलाया जाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है। इसी कारण इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है। और पौराणिक दृष्टि से हमारे साथी साझा कर रहे हैं बात कि पोषण वैष्णवी संपदा है। इसमें आहार और विहार शामिल है। ब्रह्मा यदि सर्जक हैं तो भगवान विष्णु पोषक हैं। अन्न धन धान्य आदि से समस्त जीव का पोषण होता है, किंतु जब शरीर में उसका सात्मीकरण समुचित होता है, अन्यथा खाया पिया सब व्यर्थ और ये शरीर कुपोषित ही रहते हैं। पोषण संबंधित वैष्णवी संपदा यहाँ तक कार्य करती है। ऐसे ही पोषणता का ये राष्ट्रीय सप्ताह है। इसमें मुख्य रूप से कुपोषित बच्चों का ध्यान रखा जाता है। तो वो बच्चे भी क्योंकि उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता, इस वजह से कुपोषित रहते हैं। हमारे एक और साथी है, वो कह रहे हैं कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप खाते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ अच्छा पोषण युक्त आहार अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। स्वस्थ बच्चे जल्दी सीखते हैं और ज्यादा कार्यशील होते हैं। पोषण युक्त भोजन हमें अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करता है। पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करता है। स्वस्थ आहार से जीवन काल बढ़ता है। दूसरी ओर खराब पोषण होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, बीमारी की संभावना बढ़ सकती है, शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है और उत्पादकता कम हो सकती है। तो लगभग ऐसी ही जानकारी हमारे और भी साथियों ने लिखकर भेजी है, तो सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और इस वर्ष खासतौर से जो वर्ष घोषित किया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। क्योंकि मिलेट जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी, कोदो, याद है कुछ? हमें इतनी चीजें, इतने नाम याद हैं बस। बिल्कुल सही बात है। मक्का है। ऐसे ही जो भी मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, अगर मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो मोटे अनाज, है ना? तो इसको खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी। और इसमें आयरन, विटामिन, फाइबर जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जी। और हमारे पाचन के लिए बहुत मददगार होता है। तो इसका सेवन जरूर करें। और जैसे हमारे साथी कह रहे थे ना कि लोग बच्चों का विकास अच्छा होता है और अगर अच्छी तरह से पोषण मिले तो यही हमारी थीम भी है साल 2023 में। पोषण सप्ताह की थीम है महिला और स्वास्थ्य, और साथ ही एक थीम और है बच्चे और शिक्षा। तो उचित पोषण अगर मिलता है, क्योंकि माँ अगर स्वस्थ होगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, या पूरा परिवार भी स्वस्थ होगा। अगर महिला स्वस्थ है यानी खाना उस तरह से बनता है तो पूरा परिवार को वो पोषण मिलेगा। इसलिए ये रखी गई है थीम। और साथ ही अगर बच्चों का उचित पोषण हो तो उनका मानसिक विकास अच्छा होगा, तो शिक्षा में उनका ध्यान भी लगेगा। जी हाँ, और शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक तत्व है किसी के भी विकास के लिए। फिर समग्र रूप से अगर देश के विकास की बात करें अगर हम, तो सबका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और ऐसा है कि और बातें करें, इससे बेहतर है कि गीत सुन लेते हैं, फिर और बातें करें। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब चाहे नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम ओ सीताराम, राधे श्याम, ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या? बोलो बोलो बोलो, चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी? सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो खाना अच्छे से खाएं और प्रभु के गुण गाएं। जी। तो इस तरह से खाना जब अच्छे अच्छे मिलता है तो वैसे भी भूखे भजन तो होता नहीं है, तो खाने के बाद ही कुछ अच्छा भजन कीर्तन करने का मन करता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी समय है, ये सप्ताह से सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि आप सिर्फ एक सप्ताह तक अच्छा खाएं, हाँ। बल्कि इस समय जागरूक होकर पूरे वर्ष भर खाएं, और जब बिल्कुल आने लगे तो फिर से भूल जाओ, फिर से याद कर लें। ऐसा नहीं भूलना नहीं। इसे लिख कर लगा रहे हैं सामने कहीं पर, और डाइट चार्ट जैसा लगा देते हैं और भूल जाते हैं, वैसा भी ना भूलें। बिल्कुल। तो दिमाग में फीड कर लें। हाँ, और इस बात को फीड करें कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए हम एक बार फिर से अपनी पुरानी परंपराओं पर चले जाएं। जी। और ऐसा माना जाता है, और ये सत्य भी है, कि हमारा देश खास तौर से गेहूं नहीं खाता था, बल्कि ये जो मोटे अनाज है इनकी ही रोटियां आदि बनती थी पहले। ज्वार बाजरा मक्का और रागी भी उसमें मिलाया जाता था, इतना अच्छी कोदो तरह से। है, इन सब की जो सेवन होता था, जी। वही ज्यादा स्वास्थ्यकर था, हमारा सेहत। धीरे धीरे हम उससे भूल गए, फिर हमें याद दिलाया गया कि अरे ये सारी चीजें वापस याद दिलाया गया जी कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो फिर हम वापस खाने की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खास तौर से शाम के समय तो कोशिश करें आपकी गेहूं की रोटी न खा के जी। इन्हीं सब किसी चीज का सेवन करें, या दाल का चिल्ला आदि बना लें। तो कुछ ऐसा प्रयास करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो खाने का जो पोषक तत्व जो है वो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, और वजन कम करने के में भी ये सब कारगर होते हैं। बहुत बहुत ऐसा कारगर है कि आप बस खाइए भी, हाँ। और वजन भी कम होता वजन जाएगा। भी कम होता रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं, और कम से कम आपको एक मानसिक भूख होती है ना कि हमें खाना खाना ही है। तो जी। ये सब बहुत ऐसे में मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल। और बुआ जी एक अंतराल ले लेते हैं। ये भी मददगार है। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली। अब खाने की तो बातें हो गई हैं, लेकिन अरे तो कुछ स्वागत कला तो हम इनका भी करेंगे ना, मंगलाबाई थम्पुरट्टी का। थम्पुरट्टी जी का। थम्पुरट्टी जी की जो बात करें तो वाकई हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेहा बिटिया कि इतनी सारी कृतियां आप बनाएं और लोगों के सामने सिर्फ 5 आए। लेकिन वो दौर ही कुछ और था जहां महिलाओं को बहुत सारे कामों में आज़ादी ही नहीं थी, इन बंधनों से घिरी थी ये, और फिर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। बाद में कला पारखियों ने के बीच में उन्होंने अपना नाम भी मतलब स्थान बनाया जी। यही है ये कलाकार मंगलाबाई थम्पुरट्टी, जो 19वीं सदी की पहली महिला कलाकार थीं,
जिन्होंने किसी स्टूडियो में काम किया। अभी स्टूडियो वाला नहीं है ये जो रिकॉर्डिंग वाला, बल्कि कार्यशाला जहां हम काम करते हैं, जो भी कला से संबंधित जो भी काम करते हैं वो स्टूडियो कहा जाता है उसको। बिल्कुल। और मंगलाबाई किलीमनूर राज परिवार की सदस्य थी, और ये वही राज परिवार है जिससे मशहूर समाज सुधारक और कला निपुण राजा रवि वर्मा आते हैं। दरअसल मंगलाबाई राजा रवि वर्मा की इकलौती छोटी बहन थी। परिवार में चित्रकला का रुझान तो पीढ़ियों से था, और परिवार की सम्मानित सदस्य रोहिणी नल थम्पुरेट्टी और मूल मनाल कुंजी कावू वो चित्रकला की बारीकियां सीखने वाली पहली महिलाएं थीं। और क्या बात है। बाद में परिवार के कई सदस्यों को भी इस ओर रुचि हुई। फिर मूल मनाल कुंजिकाऊ के पुत्र राज राजा वर्मा इनका नाम था, पहले प्रमुख कलाकार के रूप में उभरे। वो चित्रकला की पाश्चात्य शैली में भी बहुत पारंगत थे। इसके बाद उन्होंने अपने भतीजों राजा रवि वर्मा, जो बहुत प्रसिद्ध हुए, और सी राजा वर्मा को भी प्रशिक्षित किया, और उन्होंने भतीजी मंगलाबाई को भी शिक्षा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और मंगलाबाई की रुचि चित्रकला में बढ़ती गई, तो समय के अनुसार जैसा समय उस वक्त था उनके ऊपर कुछ बंदिशें भी थी। तो एक और जहां उन्हें चित्रकला सीखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एक निश्चित समय था जब वो स्टूडियो में जा सकती थी। इस कम समय में ही वो अपने भाइयों को देखते हुए चित्रकला सीखने लगी, और वो भी पाश्चात्य कला की शैली में पारंगत हुई, और तेल चित्रकारी जो होती है, ऑयल पेंटिंग, वो किया करती थी वो। क्या बात है। और एक महिला होने के कारण कला सीखने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन वो सिर्फ उतनी तक ही कि यानी शौक तक ही उसे सीमित रखें। भाइयों को देखकर सीखने के कारण वो भी बिल्कुल उनकी तरह ही चित्र बनाया करती थी। राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध चित्रकार बने, उन्होंने एक बार मंगलाबाई के कैनवास को अपना समझ लिया था। अब नेहा बिटिया तुम भी समझ रही होगी कि इस बात से उनको मतलब कितनी समानता रही होगी दोनों की कलाकारी में, है ना। क्योंकि एक कला देखने वाला भले ही ये सोच सकता है कि ये इसकी बनाई हुई है, लेकिन जो खुद बना रहा है उसे पता होता है कि वो क्या बना रहा है और उसकी कलाकारी क्या है। लेकिन हूबहू रही होगी तभी उन्होंने सोचा ना। भाइयों के स्टूडियो में उन्हें देखकर सीखने वाली मंगलाबाई का अपना कार्यस्थल जो था वो राजमहल में था। वो वहां अपनी पेंटिंग्स बनाती थी, जिसमें वो अपने भाइयों से भी राय लिया करती थी। लेकिन मुश्किल ये था कि भाई तो महल में कम ही हुआ करते थे, और राजा रवि वर्मा कई पेंटिंग्स के कार्यों का बीड़ा उठाया करते, और एक पेशे के तौर पर भी इसे वो किया करते थे। हाँ बिल्कुल, सभी जानते हैं। और राजा रवि वर्मा ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए 14 पौराणिक चित्रों का कमीशन लिया था। 1888 की ये बात है, और इस काम को पूरा करने में उन्हें उनके भाई और बहन ये मंगलाबाई का भी सहयोग मिला। इस तरह से मंगलाबाई की कला लोगों के सामने पहुंची तो, लेकिन वो एक तरह से गुमनाम ही रही। फिर भी एक कलाकार के तौर पर भाई के साथ वो काम करती थी, और वो बहुत खुश थी। बिल्कुल एक रूढ़िवादी परिवार की थी, तो शादी के बाद और भी बंदिशें बढ़ गई उनकी, क्योंकि राजा रवि वर्मा की जीवनी में उनके विचार सामने आए, उनकी बहन मंगलाबाई के, और उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पेंटिंग करना उनके चाचा ने सिखाया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके भाई रवि वर्मा उनसे अपनी पेंटिंग्स को लेकर राय लिया करते थे, और आगे वो इस बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि राजा रवि वर्मा ने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी शिक्षा पूरी हो गई है। वो हर राय का स्वागत करते थे। ये बहुत बड़ी बात है एक बड़े कलाकार के लिए, कि वो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है, यानी सीखते रहते हैं। और वही उन्होंने भी ये बताया कि शादी के बाद ये सब और मुश्किल हो गया, क्योंकि उस दौरान नियम ही कुछ ऐसे थे समाज के, कोई विवाहित स्त्री अपने भाइयों के निकट भी नहीं जाती थी। ऐसे में कला को लेकर राय देना या लेना तो वाकई मुश्किल होता चला गया। और मंगलाबाई उसको याद करती हैं उन दिनों को, और उन्होंने बताया उसमें जीवनी में कि एक रोज जब वो स्नान के बाद लौट रही थी, तो राजा रवि वर्मा ने उन्हें अपनी एक नई पेंटिंग त्रिपुर सुंदरी दिखाई, और इसके बारे में उनसे राय पूछी। अब उस समय तक राजा रवि वर्मा एक बड़ा नाम बन चुके थे, तो मंगलाबाई थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने बताया उन्हें कि अगर चेहरे को वो एक ओर झुका देंगे तो तस्वीर बेहतर होगी, और राजा रवि वर्मा ने उनकी इस बात से सहमति जताई। तो भाई थोड़ी सी नजाकत आ गई, ये कह सकते हैं त्रिपुर सुंदरी में। तो पूरा उनका योगदान था, और एक उम्दा कलाकार थी। तो इसके बारे में हमें लगता है थोड़ी सी बातें और हैं जो हम वो बात करेंगे जरूर, लेकिन एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है, लेकिन इस पे कुर्बान मेरी जान हजी है, लेकिन ये मेरी जख्मी उमंगों का
मदावा तो नहीं। हाले दिल इस बुत काफिर को सुनाऊं कैसे, इसके रुखसारों की शादाबी को छेड़ूं क्यों करे, इसके होठों के तबस्सुम को जगाऊं कैसे। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है लेकिन यही तस्वीर तसव्वुर में उतर जाने पर चांद की किरणों से गोबर के निखर जाती है। दर्द पलकों से लिपट जाता है आंसू बनकर। मेरे एहसास की दुनिया ही बिखर जाती है। इसलिए तेरे तसव्वुर से नहीं खुद तुझसे इल्तिजा करता हूँ, बस इतना बता दे मुझको। क्या मेरे दिल की तड़प का तुझे एहसास भी है, क्या मेरे दिल की तड़प का तुझे एहसास भी है। वरना फिर मेरी ही वहशत में सुला दे मुझको। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है लेकिन इस पे कुर्बान मेरी जान हंसी है लेकिन ये मेरी ज़ख्मों का मदावा तो नहीं। ना अच्छा, तस्वीर बनाते वक्त कितना कुछ सोचना पड़ता होगा ना कलाकार को। देखो ऐसा क्या है बनाया जाए। हाँ ये बात तो है। और हमारे बहुत सारे साथी इस बात से बहुत आश्चर्य में हैं कि ये राजा रवि वर्मा की बहन की हम बात कर रहे हैं जी। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शादी के बाद भाई से बात करना भी मुश्किल था, लेकिन भाई ने उनसे त्रिपुर सुंदरी जो उनकी पेंटिंग थी उसके बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक तरफ थोड़ी सी गर्दन झुका दी जाए तो वो पेंटिंग और सुंदर हो जाएगी। तो ये क्यों पूछा गया था? मंगलाबाई ये कहती हैं कि ये बात सिर्फ इसलिए पूछी गई थी ताकि भाई ये जान सकें कि बहन अभी भी चित्रकला में रुचि रखती हैं या नहीं। क्या बात है। सीधे सीधे पूछते तो वो शायद हाँ कह देती, तो इन्हें पूरी तरह से पता चले इसलिए उन्होंने इस तरह से बात की। क्या बात है। और बहनें संकोच में इसलिए भी कह देती हैं कि भाई ससुराल में सब कुछ ठीक है, अभी भी हम पेंटिंग करते हैं और हमें अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने पूछा। राजा रवि वर्मा के कई कामों में मंगलाबाई ने सहयोग किया था, आगे भी वो चित्रकला से जुड़ी ही रही। मंगलाबाई की कुछ कृतियां जो सभी के सामने हैं वो हैं रवि वर्मा का चित्र मेरा शोकाकुल भाई जिसका शीर्षक है, और महात्मा गांधी और एक पेंटिंग चैरिटी जिसमें भिक्षुक को महिला दान दे रही है। और बुआ जी चैरिटी से ही मिलती जुलती एक पेंटिंग रवि वर्मा जी ने भी बनाई। और उनकी पेंटिंग में एक सामान्य सी महिला दीन भिक्षु को दान देती हुई नजर आ रही है, जबकि मंगलाबाई की पेंटिंग में दान देने वाली महिला को एक बड़े परिवार की संभ्रांत महिला बहुत दर्शाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों पेंटिंग में से रवि वर्मा की जो पेंटिंग है उसे मंगलाबाई की पेंटिंग कहा जाता है और जो मंगलाबाई की पेंटिंग है उसे रवि वर्मा की पेंटिंग कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर थी उनकी पेंटिंग मंगलाबाई जी की। तो हो सकता है एक बात और होती है कि वो बहुत व्यावसायिक नहीं थी, और जैसा कि बता रहे ना कि बहुत हर चीज को एक स्त्री बहुत बारीकी से देखती है, तभी उन्होंने जैसे त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा कि हल्की सी गर्दन झुका दी जाए तो उसमें नजाकत आ जाएगी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा।
मंगलाबाई अपने चित्रों में घरेलू और भक्ति से जुड़े विषयों को चित्रित करती रहीं। इसके अलावा वो महिला और बच्चों के चित्रों के लिए भी जानी जाती रही हैं। 1966 से लेकर 1866 से लेकर 1954 तक के अपने जीवन काल में, मतलब 84 वर्ष की उम्र तक वो पेंटिंग से जुड़ी रहीं। उन्होंने एक पेंटिंग महात्मा गांधी की बनाई हुई थी जो बहुत प्रसिद्ध है। राज परिवार में कला को जीवित रखा उन्होंने और परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया। उनकी शिष्याओं में भवानी तेम्पुरेट्टी और मलाथी थम्पुरेट्टी एक प्रतिभाशाली चित्रकार बनकर उभरी हैं। बिल्कुल। और मंगलाबाई के पुत्र के.आर. रवि वर्मा ने राजा रवि वर्मा स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भी कला के दुनिया में आने के लिए मां मंगलाबाई ने ही प्रेरित किया। मंगलाबाई ने भले ही अपने जीवन में 84 वर्ष की होते तक पेंटिंग की, लेकिन उनकी सिर्फ 5 पेंटिंग ही लोगों के सामने आई, जैसा कि हमने बताया था। और उनकी बाकी सभी कृतियां निजी संग्रह में रही हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी लेकिन अपनी कला के प्रति समर्पित ये कलाकार रही हैं और इनके इस जज्बे को हम सलाम भी करते हैं और प्रोत्साहित तो हो सकते हैं हमसे कि अब बाहर जा रही है, नहीं जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ करो। हाँ, वो मतलब नाम हो ना हो, मुझे अपनी कला, मुझे करना है अपना काम, तो मैं अपना काम करते रहें। जी बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि पेंटिंग हो, लेकिन कला के किसी भी क्षेत्र में, ललित कला में सभी चीजें आ जाती हैं। चाहे वो वाद्य यंत्र हो या आप गायन करते हो, हमारे जो भी साथी या स्केचिंग केवल करते हो, जो भी करते हो, कुछ सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, गायन वादन, जो भी जिसमें भी आपकी रुचि है उसको जीवित रखिए और इसी तरह से खुश रहिए। बिल्कुल। कई बार हम ये सोचते हैं हमें लाइक्स नहीं आए अगर हमने सोशल मीडिया पर डाला, ऐसा अपनी कोई मीडिया बता देना चाहिए था कला, तो हम डर गए। जी, हम ये सोचते हैं कि हमने कला कुछ अपनी तस्वीर मान लीजिए हमने बनाई, हमने पोस्ट की, किसी ने लाइक नहीं किया या कम लोगों ने लाइक किया। हाँ, इसमें बड़ा कंपटीशन। बिल्कुल। और कोई गाना हमने गाया और हमने पोस्ट किया, लोगों ने क्यों नहीं सुना। तो ये सारी चीजें ना सोचते हो, आप अपना काम करते रहें। बिल्कुल। और ये भी ना सोचें कि अगर किसी ने कुछ उसमें गलतियां बताई तो दुखी ना हो, बल्कि ये समझें कि हाँ, जो कुछ उसमें सुधार किया जा सकता है और बेहतरीन करें उसमें। क्योंकि देखो क्या होता है कि कला जो भी हो उसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में कमी रह जाती है, या यूं कहें कि अगर बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं तो उसमें बहुत निपुणता आती है और जो हम प्रदर्शन करते हैं उसमें कोई भी कमी नहीं रह जाती है। बिल्कुल। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। वही 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 वही। कहाँ से तुमसे हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना। अच्छी ये आज हुई जान पहचान, वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या ना। बुआ जी, लेकिन ये जान पहचान होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। जी हाँ। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और स्वागत के संग संग नेहा बिटिया, ऐसा जो गाना हमने शुरू किया था ये पूरा सुनाओ, बहुत प्यारा संगीत। जी बिल्कुल, हम फिर से पेश करते हैं इसे।
आपका एहसान मेरी जान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। चलना संभल के रास्ते में देखो, अच्छा नहीं है किसी से टकराना। चलना संभल के रास्ते में देखो, अच्छा नहीं है किसी से टकराना। मिलती कहाँ से तुमसी हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना। अच्छी ये आज हुई जान पहचान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। जैसी है हलचल दिल में हमारे, बेताबियां वही दिल में तुम्हारे। छोड़ो जी हम पे बात हमारी, देखे हुए हैं ये प्यार के इशारे। रोको ये प्यार का तूफान मेरी जान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, मानो ना मानो ये मर्जी तुम्हारी। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, मानो ना मानो ये मर्जी तुम्हारी। जो है तमन्ना दिल में तुम्हारे, अब तो तमन्ना वही है हमारी। तुम पे ये जान भी कुर्बान मेरी जान वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही। वही 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 वही। वही वही तो बात हम कह रहे थे बुआ जी कि दोबारा एक अच्छे से गाना सुना दिया ना, अच्छा लगा ना। हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि देखो भाई, अच्छी चीज हो तो बार बार सुनना चाहिए, अच्छी स्वादिष्ट चीज हो तो बार बार खाना चाहिए। तो मिलेट्स की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि ना खाया जाए। आमतौर पर ऐसा ही सोचा जाता है, ऐसा लगता है कितना अजीब लगेगा खाने से, कड़ापन होगा। हाँ। लेकिन आज हम ऐसी चीजें बताएंगे जो आप आसानी से खा सकें और आपके सहनशीलता की कोई भी उसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी। जैसे है कि ना? तो सहनशीलता मतलब चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों को खाने के लिए थोड़ा सा चाहिए, सहनशील थोड़ा तो होना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगे तो उतना सहनशीलता नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी घर के लोगों को जो अलग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना, अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत जरूरी बात है, अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। तो हम ये कह सकते हैं कि सहनशीलता जो एक गुण है, लेकिन वो धीरे धीरे अवगुण भी बन सकता है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि अगर आपने सहनशीलता छोड़ी तो आत्मसम्मान खो देंगे, और इस तरह से नहीं जीना चाहिए। हाँ, सबके अपने अपने विचार हम कह सकते हैं बुआ जी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सहनशील होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहना चाह रही हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं, सहनशीलता एकदम होनी चाहिए किसी भी हद तक। नहीं, सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। अच्छा? इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप ही बस सहन किए जा रहे हैं और उसका असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, या आप परेशान हैं, आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप थक के चूर हो चुके हैं, लेकिन उसी वक्त क्योंकि आप सहनशील हैं तो आपको एक नया काम दिया गया। तुमने जब कहा कि मानसिक स्थिति पर भी पड़ जाएगा, तो बाकी लोगों को सहनशील होना पड़ेगा। हाँ, उन्हें भी थोड़ा आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी
हाँ, तो उन बाकी पर लोगों को जाएगा। सहनशील होना पड़ेगा, तो इसलिए भाई उन्हें ऐसा रखिए ऐसा सहनशीलता रखिए कि जिसका असर दूसरों पर बहुत ज्यादा बाद ना में ना पड़े। पड़े। क्योंकि जी। भाई देखो, वैसे हमारे साथी लोग तो बड़ा, एक तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, कह रही है हाँ। आजकल लोगों में सहनशीलता एकदम खत्म हो गई है। नहीं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा आजकल नहीं भी है। लोग बहुत कुछ सहते हैं सहनशील होते हैं, और है ना? आराम से सह सह कर चलते हैं। कुछ अजीब चीजें भी सह लेते हैं आजकल, तो वो सारी चीजें हाँ। ना सहें हम। जैसे थोड़ा दर्द हुआ, ठीक है, थोड़ा ही दर्द है, चलते जा रहे हैं, थोड़ा और हो गया, फिर थोड़ा और हो गया, हम चलते जाते हैं, फिर उसके बाद एक साथ बिस्तर सीधा पर पड़ बहुत जाते दिनों हैं। तक पड़े रहते हैं। फिर सीधे अस्पताल जी। जाते हैं चलते हाँ। चलते। तो वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज के समय में लोगों में सहनशीलता का अभाव है। जरा सी बात में आवेश, आवेग और उत्तेजना के भाव आम हो गए हैं। जब देखो तब मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इससे जीवन की सुख शांति नष्ट हो रही है। लड़ाई झगड़े, अलगाव और आतंक बढ़ रहे हैं। ये बात तो खैर सही है कि कहीं जी। ना कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, और अलगाववाद जो है ना, सब चीज का एक हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा आराम से इसका यही है सॉल्यूशन कि अलग हो लिया जाए, छोड़ जी। दो। वो आप इस तरह से ना कहकर आप अपनी बात किसी को समझा सकते हैं। तो आप जो सहनशीलता का की बिल्कुल अभाव हो जा रहा है कह रहे हैं, तो वो भी एक ऐसी स्थिति है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही सहनशील मत बन जाइए, इतने ज्यादा जी। कि आप पर ही बहुत ज्यादा परेशानियां हो। उसी तरह से इतनी भी तुनक मिजाज ना रखें आप जी। कि बिल्कुल भी कुछ नहीं झेलेंगे। जी। तो झेलना नहीं है, बस ये है कि एक सामंजस्य बैठे हर जी चीज हाँ। में, जो कि सही चीज होती है, हमेशा सामंजस्य बिठा हाँ। कर रखना। सहनशीलता का मतलब यह है कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत जल्दी आवेश, आवेग, तो भाई सच हाँ। बात है, बहुत जल्दी आवेश में ना आए, और इस तरह से आवेग न बढ़े। जी। तो कोशिश करें कि पहले शांत मन से सोचें जी। कि जो सामने वाला अगर आपको कुछ ऐसा कर रहा है कि आपका सहन शक्ति खत्म हो रही है, तो पहले उसको धैर्य से सुन लें, समझ लें, थोड़ा समय ले लें, और फिर अभिव्यक्त करें कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, जी। या भाई अब बस, अब हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है, आप संभल जाइए। तो इस तरह से भी बताया जा सकता है, ना कि झगड़ा किया जाए या मार पिटाई की जाए या आतंकित किया जाए, कुछ इस तरीके की चीजें होनी पूरी चाहिए। सीमा खत्म होते तक तो रुकिए मत ना, थोड़े दिन पहले ही आप बता दीजिए कि बस अब बहुत हो गया, इस तरह की जो व्यवहार है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। इसके बावजूद अगर कोई वो व्यवहार बार बार करता है तो आप उनसे अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लड़ने पर उतारू हो जाए, हो सकता है कि आप उनसे थोड़ा अलग हो सकते हैं, या आप उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह का व्यवहार होगा तो आप उनसे व्यवहार नहीं रखेंगे। या आप खामोश रहना, मतलब कोई और रास्ता आप अख्तियार कीजिए, या किसी तरह से समझौता हो सकता है तो उस पर आइए। वैसे हमारे साथी कहते हैं, कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर बात को एक हद तक ही सहा जा सकता है, जब तक आत्मसम्मान आहत ना हो तभी तक। अगर सामने वाला गाली गलौज या अपशब्द बोले जा रहा है, तब हम चुप रहकर सुनते हैं तो वो हमें कमजोर समझ बैठता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो और भी अंट-शंट बोलने लगता है। बीच बीच में अपना तार्किक पक्ष व्यक्त करते रहना चाहिए। वैसे कहते हैं कि एक चुप 1000 झगड़ों को खत्म करता है। लेकिन चुप कहाँ रहना है, वो भी बात है ना। अगर सामने वाला, हाँ, अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन में चुप रहना है तो आप वहां से चले जाइए उठकर। आप वहां खड़े होकर उनकी पूरी बातें चुपचाप नहीं सुन सकते अगर वो गाली गलौज पर कोई उतरता है सुन तो। सकते, देखिए, हाँ, नहीं, सहनशील ये बात होने नहीं है। अगर हो सकता है कि आप सुन सकते हो, जी। क्योंकि गाली गलौज ऐसी चीज है कि नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि आप समझ लें कि आपके शरीर में कहीं चिपक नहीं रही है। तो अगर आप में इतना धैर्य है, या आप जैसे कि अक्सर ऐसा लोग है कि कुछ और प्रयोग कर लेते हैं, वहां उनके सामने कान बंद करेंगे तो जाहिर है कि उनका क्रोध और बढ़ेगा। तो कभी कभी सहनशीलता के लिए आप अपने दिमाग को कहीं और ले जाते हैं, वहीं बैठे बैठे, जिसको ध्यान की स्थिति कह सकते हैं, या नहीं तो कुछ जैसे 100 से उल्टी गिनती आप गिनना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रयोग हैं, दिमाग को भटका लेते हैं आप। जी हाँ, या कहीं और उलझा लेते हैं, या कोई श्लोक आपको याद है, कोई बचपन की कविताएं याद करने लगते हैं, उसको रटने लगते हैं अंदर अंदर, या जैसे बताया ना 100 से उल्टी गिनती आप शुरू करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर भी पड़ता है, तो जो आपको सामने कुछ बोल रहा है वो सुनाई नहीं देता है। तो ये आपको तय करना है कि किस तरीके के प्रयोग करके आप उसको सहना है, या वहां से, जैसे तुमने कहा कि हटना है तो हट जाइए। मतलब उल्टी गिनते गिनते आप भूल जाएंगे गिनती। हाँ। इतना दिमाग आपका उसी में लगा हुआ है तो सही है कि आप वहां से उठ जाएं। हमारे एक साथी ने अपनी एक बात कही है, वो कह रही, जब मैं ब्याह कर ससुराल गई, भरा पूरा परिवार था, लिहाजा काम भी बहुत रहता था। मायके से ये सीख मिली कि सबका आदर करना है, किसी को जवाब नहीं देना, और बहुत सीख मिली थी जिसका नतीजा सब हर तरीके के काम हम पर छोड़ते गए, मना ही नहीं कर पाती थी।
फिर मेरे भी बच्चे हुए तो उस काम करने में देर सवेर होती रहती थी, तो घर में किचकिच शुरू हो गई। फिर कुछ सालों में मेरे देवर की शादी हो गई, देवरानी आई। उसने जो काम कहा जाता था तो कह देती थी कि मुझे नहीं आता। उसने शुरू में हाथ झाड़ लिया था और मजे से रहती थी। अब सोचती हूँ कि पहले ही मुझे भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए था। बेमतलब में घर में पिसती रही। एक हद तक तो बातें बर्दाश्त करनी चाहिए, नहीं तो खुद को तकलीफ होती है। दूसरों को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो भाई देखो, फिर वही वाली बात होगी ना, जैसा कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये आपको तय करना है कि आप उस चीज का सामना कैसे करेंगे। जी। देखो, ये बड़ी प्यारी सी बात है कि इन्होंने स्वयं समझ लिया कि हमने किस चीज को कैसे हैंडल किया और कहीं ना कहीं हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन एकदम से जिसको आती है बातें, कोई काम करना, वो नहीं कर पाता है, तो ये झूठ बोलने से तो बड़ा मुश्किल है कि बचा जाए। नहीं बोल सकता, जो झूठ नहीं बोलता वो नहीं बोल सकता। तो भाई आप इसमें खुद तो अपने के ग्लानि में ना जाए, लेकिन हाँ, एक सीमा के बाद आप कह सकते हैं कि बस आज हम इतना ही कर पाएंगे, हमें माफ कीजिएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे घरों से संस्कार कुछ ऐसे मिलते हैं कि हम ससुराल में ऐसे नहीं कह पाते और करते चले जाते हैं। तो ऐसे में जब परिवार में बात आती है बिटिया, तो परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बराबर से तौल कर देखना चाहिए कि ये व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किस सीमा तक काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो मिल बांट कर करना चाहिए, है ना। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सहनशीलता किसी मनुष्य की कमजोरियां नहीं होती हैं, बल्कि परिवार का दिया हुआ अपने माता पिता का संस्कार है, जिसे सहन करने की शक्ति दी है। सहनशीलता एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश और सम्मान उसकी शाखाएं हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सभी को चाहिए। कोई भी बात सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना आत्मसम्मान खो दिया, क्योंकि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं अहंकार से, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात है, ये सही कहना है इनका कि सब चीजों को बहुत समझ बूझ कर चलना पड़ता है। परिवार की ही बात ज्यादा होती है, बाकी तो बाहर कुछ भी होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि किसी की अधिक और अच्छी बुरी बात को सहना सहनशीलता कहलाता है। सहनशीलता एक गुण है और ये गुण इंसान को उसकी प्रगति की ओर ले जाता है। क्रोध इंसान को आता है जब हर तरफ अन्याय देखता है, लेकिन गुस्सा बना बनाया काम जो है बिगाड़ देता है। हाँ, जब स्थिति सहनशील से बाहर हो फिर सहनशीलता काम नहीं आती, इंसान विद्रोह पर उतर आता है। ये सब हमने बचपन में पढ़ा था, अभी सामना नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों का। ये पहले पढ़ा था उन्होंने, अब अनुभव हो रहा है सामने सामने, है ना। बिल्कुल हो रहा होगा। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि सहनशीलता का गुण व्यक्ति के धैर्य और संयम का परिचायक होता है। जिस तरह गुब्बारे या वाहन के टायर में हवा का दबाव आवश्यकता से अधिक बढ़ाया जाए तो वो धमाके के साथ फट जाता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दूसरों, खासकर स्वजनों, रिश्तेदारों के व्यंग बाण सहते सहते एक दिन विरोध स्वरूप फट पड़ता है। हम स्वयं भी दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि हम किसी का जितना लिहाज करते हैं वो उतना ही हमें दबाता है, फिर चाहे घर हो या दफ्तर। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। अक्सर सहनशील व्यक्ति की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है, इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा परेशान करते हैं। हमें अपनी सहनशीलता की सीमा तोड़ते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि विरोध तो दर्ज हो पर संबंध खराब न हो। अब गाना सुना दो। बिल्कुल, बहुत सहनशीलता हो चुकी है। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो इस तरह से कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें बिल्कुल सहना नहीं है उसकी बातें, है तो ना? हमारे साथी ये भी तो लिख रहे हैं भाई, ऐसा है कि हमें कोई कुछ कह ले तो ठीक है, बेवजह गालियां दे दे तो आप शायद सह लेंगे। कोई आपके परिवार को बुरा भला कहे तो आप नहीं सह पाएंगे, आपकी सहनशीलता टूट जाएगी। ऐसा होगा? पता नहीं भाई, हम तो वो भैया खुद का भी असल नहीं में सह पाएंगे। हाँ, खुद का सहते नहीं है, फिर उसके बाद वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर बहाना भी मिल जाता मिल जाता है। है कि अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो गया। अब हमारे घर पे ना आना। हाँ। चलो कोई बात नहीं। हमारे साथी कह रहे हैं कि सहनशीलता किसी इंसान की शक्ति का सर्वोच्च स्तर होता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। कोई व्यक्ति जल्दी उग्र हो जाता है तो कोई उसी बात को लेकर विनम्र भी बना रहता है। सहनशीलता की सीमा तब तक उचित है जब तक आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। इसके बाद की सहनशीलता को सामने वाला आपकी कमजोरी समझ लेगा। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुक के जियो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। क्या बात है। वैसे हमारी एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सभी टॉपिक पर चर्चा सुनेंगे। सहनशीलता की सीमा, मेरे मंतव्य में हर एक स्त्री को परमात्मा ने अति संवेदनशील और सहनशील बनाया है। उसका प्रमाण है कि जब वो माता बनती है तब प्रसूति के समय उसको एक साथ 20 फ्रैक्चर जितना दर्द होता है। इतना दर्द पुरुष को हो तो वो चिल्लाकर मर ही जाए। जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तब सबसे ज्यादा स्त्री को ही सहन करना पड़ता है। इसलिए मैं हर बहन का सम्मान करता हूँ और वंदन करता हूँ। आभार, इन्होंने लिखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। या इस तरह से तो स्त्रियों के लिए तो खास तौर से इन्होंने लिखा ही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में मतलब सभी का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कितना सहन कर रहा है। और ये तो हमें बात करने से, रहने से, परिवार में तो पता ही चल जाता है कि भाई इसकी सहनशीलता बहुत है, इसको बहुत धैर्य है। बिल्कुल। तो उसका सम्मान कीजिए और उसकी परीक्षा मत लीजिए उसके। और जिस तरह से हम काम की बात करें, जैसे हमारी कई साथियों ने भी कहा कि काम पर काम उन्हें मिलता गया, तो परिवार के सदस्यों को भी तो पता है कि कौन एक व्यक्ति पर ही हम सारे काम दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं उन्हें देखना चाहिए ना। सीमा की परीक्षा मत लो उसकी सहनशीलता की। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। अपना काम भी तो करना होता है। तो क्या बताओगे अब? फिर हमें तुम्हें मोटा अनाज खिला दोगे और क्या? स्वादिष्ट स्वादिष्ट कोदो इडली बता देते हैं हम। चलो बिल्कुल। 2 कप कोदो ले लो, आधा कप सफेद उड़द दाल चाहिए, 1 चुकंदर बारीक कटी हुई और 1 गाजर चाहिए बारीक कटी हुई, 2-3 हरी मिर्च चाहिए बारीक कटी हुई, हरे धनिया और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से ले लें, आधा छोटी चम्मच नमक चाहिए लगभग शायद, है ना। और सबसे पहले कोदो और दाल को अलग अलग बाउल में धोकर रात भर भिगो कर रख दीजिए। फिर जाहिर है ग्राइंडर में उसको सुबह पीस लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल लें, पानी डाल लें, पेस्ट बना लें और ढककर खमीर उठने तक रख दें। ये मौसम पर निर्भर करता है कि कब खमीर उठेगी। और जब खमीर उठ जाए तो बैटर को अच्छी तरह से 2-3 मिनट फेंट लें। अब गाजर, चुकंदर, हरी मिर्च, धनिया और मसाले डाल लीजिए। इडली के सांचे में डालकर 10 से 15 मिनट तक भाप में पकाइए। गर्मा गर्म इडली नारियल की चटनी के साथ, अब इन्होंने लिख दिया गर्मा गर्म नारियल की चटनी के साथ खाएं और खिलाएं। नहीं भाई, गर्मा गर्म इडली नारियल की ठंडी चटनी के साथ खाएं और खिलाएं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छा एक बात तो है नेहा बेटिया, इसी से बहुत बढ़िया आइडिया आ रहा है। बताइए।
मतलब इसमें अगर आप चाहें तो गाजर चुकंदर हटा दें तो और हाँ, स्वाद अच्छा हो जाएगा ना, लाल हो जाएगी पूरी। है ना। इसकी जगह रागी मिला दें अगर आपका मन कर रहा है रागी मिला सकते लाल हैं। करना हो तो। और ऐसे ही अगर फर्मेंट हो जाए, जब खमीर उठ जाए, तो इसका आप डोसा भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और प्याज अगर आप खाते हैं तो प्याज महीन काट के, गाजर महीन काट के रख लीजिए, टमाटर महीन महीन काट के रख लीजिए, और उसके बाद मोटा जो उत्तपम आता है ना, तवे पर डाल के, वो डाल के उसके ऊपर ये सब चिपका के दोनों तरफ सेक के क्रिस्पी क्रिस्पी खाइए। बड़ा आनंद आ रहा है। और हम ज्वार की खिचड़ी भी बना सकते हैं। बताओ बताओ। इसके लिए आधा कप आप साबुत ज्वार ले लीजिए, इसे भिगाना पड़ता है लंबे समय के लिए जी। तो रात से अगर आप भिगा दें तो और अच्छा बनेगा। फिर भी अगर सुबह भी अगर आपने सोचा है 10 बजे तक 11 बजे तक बनाने के लिए, तो 6 बजे आप भिगो लेंगे तो भी ठीक है। बिल्कुल। इसमें शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं, या कोई भी आप सब्जी जो डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। अगर मूंगफली डालना चाहे तो मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, हरी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, टमाटर, प्याज। तो इस तरह से सारे जो भी आपको सब्जियां डालनी पहले तुम अनाज तो बताओ क्या क्या डाला। अनाज हमने सिर्फ ज्वार ही इसमें डाला है, चाहे तो दाल डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा डाल सकते हैं दाल। अगर सिर्फ ज्वार की बनाएंगे ना तो ऐसे खुली खिली अच्छी बनेगी जी। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाएं तो इसमें ज्वार को आपने भिगो दिया, और जैसा हम हमेशा सब्जी वाली खिचड़ी बनाते हैं उस तरह से पहले इसे छोंकेंगे हम। तो तेल लेकर थोड़ी सी कुकर में या कढ़ाई में, और उसके बाद उसे उसमें नमक डाल के पहले आपको ज्वार को थोड़ा सा 6-7 सीटी भून लीजिए आप। उबालना है? हाँ, उबाल लीजिए पहले। अच्छा। भूनना नहीं है आपने, जी। इसका नमक डालकर आप मिक्स कीजिए, और सीटी बजाई तो हमने तुरंत। हाँ, 6-7 सीटी डालकर गैस बंद कर दें उसको, तो वो थोड़ा पक जाएगा। और इसके बाद जैसे हम चावल वगैरह छोंकते हैं ना, उस तरह से आप छोंक सकते हैं। तो कोई भी आप सब्जियां डाल सकते हैं इसमें, तेल डालकर, राई डाल के, फिर करी पत्ता और हरी मिर्च डाल के आप इसे भून लें। उसके बाद प्याज डालिए, लहसुन डालिए अगर आपको खाना है तो, अदरक लहसुन वगैरह जी। इसे डालकर आप भूंज लीजिए। फिर आपको गाजर, मटर और जो भी आलू तो ना मिलाए तो ज्यादा अच्छा है इसमें। इसमें लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने खुद प्रयोग किया है, लौकी अगर डालेंगे तो थोड़ा सा उसमें और रस आ जाता है, थोड़ी मुलायम हो जाती है, तो बहुत स्वादिष्ट हो जाती है खिचड़ी। और स्वाद कुछ पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हम इसे छोंक रहे हैं ना, ऊपर से चावल जैसे छोंकते हैं उस तरह से सब्जियां सारी डालकर उसको भूनने के बाद ज्वार को, उबला हुआ ज्वार जो है हमारा, उसको मिलाकर जो हम चला दे रहे हैं, उसकी जगह आप चाहें तो कुकर में पहले ये प्रोसेस सारा करके भी और उसके बाद ज्वार डाल करके उसको थोड़ा चला के पानी डाल के उसे 6-7 सीटियां लगा सकते हैं तो पक जाएगा। पहले सारी सब्जियों को डाल के, ज्वार डाल के भी एक साथ पका सकते हैं जी। अगर आपने ज्वार अलग से पकाया है, उबाल लिया है 6-7 सीटी डाल के, तो ये सब्जियां पका लीजिए, फिर इसको कुकर में डाल के एक बार फिर 1 सीटी और दे दीजिए, तैयार हो गई खिचड़ी। और हमारा गीत भी तैयार हो गया। गीत तो तैयार नहीं हो सकता बुआ जी, क्योंकि वक्त ऐसा हो रहा है कि हम थोड़ी सी बातें ही कर लें तो अच्छा है। क्योंकि बात कैसे करेंगे, बात तो करना ही पड़ेगा। गीत नहीं सुनवा पाओगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं सुनवा पाएंगे। गीत हम सुनवाएंगे लेकिन बाद में। बाजरे की खिचड़ी कितनी अच्छी बनती है बताइए। बहुत अच्छी बनती है। बाजरे को उसमें भिगा दिया जाता है, वो जो हमने तो चूल्हे में जब ये बनती है खिचड़ी तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो उस वक्त तुम चूल्हा न बनवाओ, ऐसा है कि बाकी चीजें बता दो जी। ज्वार में देखो आजकल मिक्स खिचड़ी भी आती है जी। मिक्स दलिया वैसे तो उसे कहते हैं, जिसमें कि ज्वार भी रहता है, बाजरा भी रहता है, और थोड़े से इसमें दरे हुए रहते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े टूटे हुए रहते हैं, दलिया की तरह साबुत नहीं रहता। हाँ, दलिया की तरह रहता है। तो आप उसको दर भी सकते हैं, दरा हुआ खरीद भी सकते हैं अनाजों को। तो उसमें ज्वार है, रागी है, ये सारे जो जितने भी मोटे अनाज है उनको आप ले लें, और थोड़ा सा उसमें एक मुट्ठी आप दाल भी डाल लेंगे तो थोड़ा सा और स्वाद अच्छा हो जाएगा। इन सबको मिलाकर आप पहले मैं तो जैसे बनाती हूँ वो ये है तरीका कि पहले ही आप कुकर में तेल या घी जिसमें भी आपको पकाना है उसमें डाल लें, और उसके बाद राई जीरा डाल के छौंक लें, हींग डाल लें, हल्दी डाल लें, और उसमें 3-4 लौंग और काली मिर्च थोड़ी सी दर लें उसको, यानी कि थोड़ी सी कूट लें। हाँ। बहुत बारीक नहीं पीसना है। और वो जब थोड़ी सी मोटी मोटी आती है ना मुंह में तो बड़ी अच्छी लगती है, तो वो सब उसमें डाल लें। और उसके बाद ये लेकिन पहले से 4 घंटे पहले आप भिगो लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो दलिया हम जिसकी बात कर रहे हैं। और उसको फिर इसमें डाल लें, नमक डाल लें, लौकी जरूर डालें, टमाटर डालेंगे तो स्वाद और अच्छा आएगा। बाकी जो सजावट के आपकी जो सब्जी आप डालना चाहें डाल लीजिए। ढेर सारी सब्जी डाल के ये नमकीन दलिया बना लीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और बुआ जी भी दलिया जब बन ही गया है तो समय भी हो चुका है, तो लेते हैं सभी से इजाजत। तो और भी बहुत सारे थे लेकिन चलो इजाजत लेते हैं। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार।